गांव के सबसे पुराने घर में आज एक बड़ा उत्सव था। सजावट से घर चमक रहा था और चारों तरफ शादी की धूम मची थी। ये शादी थी रमा की छोटी बेटी सिया की, लेकिन इस खुशी के माहौल में कहीं न कहीं एक उदासी भी छिपी थी। बारात आने का वक्त हो चुका था, इसलिए रमा और उसकी सास सब लोग परेशान थे। तभी रमा ने अपनी बेटी को आवाज दी, अरे सिया, जल्दी तैयार हो जाओ, बारात आने वाली होगी। जी माँ, बस 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। अरे बेटी, आज तेरी शादी है, तू बाजार से सब्जी नहीं खरीदने जा रही है जो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। लेकिन उसी घर की छत के एक कोने में बैठी थी मीरा, रमा की बड़ी बेटी। उसकी आंखों में उदासी थी। ये विदाई का मौका सिर्फ सिया के लिए था। मीरा को शादी का हिस्सा बनना तो दूर, कोई उससे बात तक नहीं कर रहा था। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो सिया की नहीं बल्कि मेरी विदाई हो रही होती। माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मीरा रमा की सौतेली बेटी थी। वो चारों तरफ घर की सजावट देख रही थी। शादी का ये माहौल कितना खूबसूरत है, काश कभी मेरे लिए भी ऐसा होता। तभी उसे रमा की सास यानी मीरा की दादी ने देख लिया। वो गुस्से में मीरा के पास आई। अरे मीरा, तू यहाँ बैठकर क्या कर रही है? कुछ काम तो कर ले, घर में शादी है और तू बस आराम कर रही है। जी दादी, अभी करती हूँ। मीरा के दिल में बचपन से ये बात घर कर गई थी कि वो इस परिवार के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। मीरा भी घर के कामों में बस एक नौकरानी की तरह हाथ बटाने लगी। सिया, कब से चिल्ला रहे हैं हम लोग, तैयार हुई या नहीं? हाँ, तैयार हो गई हूँ। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मीरा दीदी को भेज दो, वो मुझे जल्दी तैयार कर देंगी, पर पता नहीं आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। वो मेरी सौतेली बेटी है, उसे बस हम पाल रहे हैं, नौकरानी है वो इस घर की। मैं हमेशा से जानती थी कि मैं सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या मैं प्यार के लायक भी नहीं हूँ। कम से कम इंसानियत के नाते ही मुझसे कोई प्यार से बात कर लेता। तभी रमा ने मीरा को देख लिया। ओए मीरा, इधर आ, तू यहाँ छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं माँ, मैं तो ये बताने आई थी कि बारात आ चुकी है। तो बताया क्यों नहीं? तू बिल्कुल अपनी मरी हुई माँ पर गई है। अरे तू क्यों हम पर बोझ बनी हुई है? अपनी माँ के पास ही क्यों नहीं चली जाती? सिया कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। मीरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दादी आ गई। अरे चलो सब लोग, मुहूर्त निकल जाएगा, फिर झुनझुना बजाते रहना यहीं बैठकर। चल बेटा। और मीरा, तू वहाँ वरमाला के टाइम पर स्टेज के आसपास भी दिखाई मत दे जाना अपनी मनहूस सूरत लेकर। रमा, उसकी सास और सिया वहाँ से चली गई। इसके बाद शादी की सभी रस्में पूरी हो गई। तभी अचानक एक तेज आंधी आई और मंडप का एक हिस्सा गिर गया। माँ, दुल्हन वाला दुपट्टा आग में गिर गया है। अब क्या करेंगे? ये तो अशुभ हो गया। घर में सभी परेशान थे। तभी मीरा ने अपने कमरे से अपना पुराना दुपट्टा निकाला और सिया को पहना दिया। माँ, ये दुपट्टा सिया को पहना दो, इससे सब सही हो जाएगा, क्योंकि ये दुपट्टा मेरी माँ की शादी का है, उन्होंने मुझे दिया था। लेकिन ये तो तेरा। माँ, अब ये दुपट्टा सिया के लिए है। सभी चुप हो गए। मीरा के इस बलिदान ने माहौल को बदल दिया। माँ, ये मीरा दीदी का है, ये मेरे पास कैसे रह सकता है? फिर उनकी शादी में क्या होगा? लेकिन सिया, अगर तू दुपट्टा नहीं लेगी तो अशुभ हो जाएगा। एक ऐसा शादी वाला दुपट्टा तो होना ही चाहिए जो किसी की माँ ने गिफ्ट किया हो, वो भी अपनी शादी वाला। ये हमारी परंपरा है। माँ, शुभ अशुभ बाद में देखिएगा, पहले ये सोचिए कि मीरा दीदी के साथ आपने हमेशा ऐसा क्यों किया? मेरी विदाई के पहले आपने उन्हें कितनी खरी खोटी सुनाई। वो आपकी सौतेली बेटी हुई तो क्या हुआ, इंसान के नाते ही प्यार से बोल देती। सिया ने पहली बार मीरा के लिए आवाज उठाई। उसने वहाँ पर मौजूद सभी को मीरा के साथ किए गए भेदभाव के बारे में बताया। गाँव वालों, अगर मीरा दीदी यहाँ ना होती तो शायद आज मेरी शादी रुक जाती। माँ, आपने हमेशा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। हमें नहीं पता था कि आप अपनी सौतेली बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं। लेकिन इस घटना के बाद भी रमा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। थोड़ी देर बाद सिया की विदाई तो हो गई, पर अब बारी थी मीरा की विदाई की। मीरा ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देगी। सभी के जाने के बाद शाम के वक्त, माँ, मैंने हमेशा सोचा कि एक दिन आप मुझे अपनी बेटी मानेंगी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि ये कभी नहीं होगा। जहाँ जाना है जा, वैसे भी हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह सिया की विदाई उसके ससुराल में और मीरा की विदाई दर दर भटकने के लिए हो गई। मीरा ने घर छोड़ दिया और अपने दम पर जीने का फैसला किया। वो बाहर किसी साड़ी ब्लाउज बनाने वाली दुकान पर काम करने लगी, क्योंकि उसे सिलाई कढ़ाई पहले से ही आती थी। एक दिन मालकिन ने पूछा, मीरा, तुम रहती कहाँ हो? अब क्या बताऊं आपको, जहाँ भी सोने की जगह मिल जाती है वहीं सो जाती हूँ। मैं जानती हूँ, कल रात मैंने तुम्हें फुटपाथ पर भिखारियों के बीच सोते हुए देखा, इसीलिए आज पूछा। खैर, मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, पर आज से तुम इसी दुकान के अंदर सोओगी।
अब मीरा को सोने की एक ठीक ठाक जगह मिल चुकी थी, पर वो रात में सिर्फ 2 घंटे ही सोती थी। रात भर काम किया करती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने कुछ ही महीनों में पैसा इकट्ठा करके अपने लिए एक लकड़ी की झोपड़ी बनवा ली। उसी झोपड़ी में उसने अपनी अलग दुकान खोल ली और धीरे धीरे वो एक कामयाब लड़की बन गई। उसकी मालकिन बहुत खुश हुई। मीरा, आज मैं तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुश हूँ। तुम तो कुछ ही महीनों में मुझसे भी आगे निकल गई। मैडम, जब कोई साथ नहीं देता तब हमें खुद अपना सहारा बनना पड़ता है, पर अगर आपने मेरा साथ न दिया होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ दर दर भटक रही होती। दूसरी तरफ सिया की शादी में परेशानियां शुरू हो गई। उसका पति लालची था और सिया से दहेज मांगने लगा। तुम्हारी माँ ने मुझे दिया ही क्या है? अगर मुझे दहेज मिला होता तो ऐसी नौबत ना आती। कैसी बातें कर रहे हो? इतना सारा दहेज तो मिला है तुम्हें। मुझे कैश चाहिए, कैश। तुम अपने मायके जाओ और 10 लाख रुपए लेकर आओ। अगर खाली हाथ लौटी तो घर में घुसने नहीं दूंगा। सिया रोते हुए अपने मायके लौट आई। उसने अपनी माँ से रोते हुए कहा, माँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी का ऐसा अंजाम होगा। अब हम क्या करेंगे? मैंने तो अमीर मुर्गा फांसा था और अपना सब कुछ बेचकर उसे दहेज भी दिया था ताकि वो बाद में हमारी मदद करता, पर सब बर्बाद हो गया। अब हम खाएंगे क्या? माँ, मीरा दीदी कहाँ गई? उसका नाम लेकर मेरा मूड खराब मत कर। जिस दिन तेरी विदाई हुई थी उसी शाम उसकी भी विदाई हो गई। पता नहीं कहाँ गायब है उस दिन से। अब सिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी गुस्से में घर से बाहर निकल गई और मीरा को ढूंढने लगी। पता लगाते लगाते रात तक सिया मीरा के पास पहुंच गई। मीरा की तरक्की देख सिया बहुत खुश हुई। दीदी, अच्छा हुआ आप उस घर से निकल आई, वरना वहाँ आपका दम घुट जाता। पर जैसे ही सिया ने अपनी आपबीती सुनाई, उसी समय मीरा ने सिया की मदद का फैसला किया। सिया, तुमने हमेशा मेरे लिए लड़ाई की, आज मेरी बारी है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। उसने अपने व्यापार से कमाए पैसे से सिया की मदद की। अब सिया और मीरा एक साथ रहने लगी। उसने रमा को भी पैसे भेजे। एक दिन रमा मीरा और सिया से मिलने आई। मीरा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी वो प्यार नहीं दिया जो तुझे मिलना चाहिए था। माँ, प्यार देने के लिए कभी देर नहीं होती। मीरा के बलिदान और प्यार ने परिवार को फिर से एक कर दिया। सिया और रमा ने मीरा को गले लगाया और सबने मिलकर नए सिरे से जीवन शुरू किया। कविता, कविता, आजा। अरे काजल, तुम? हाँ आजा, मैं कॉलेज ही जा रही हूँ। चल आजा, साथ चलते हैं। काजल के बार बार कहने पर कविता उसकी कार में बैठ गई। उस महंगी कार को काजल का ड्राइवर चला रहा था और पीछे काजल और कविता बैठी थी। अरे वाह यार काजल, तेरी गाड़ी तो बहुत शानदार है। हाँ, मेरे पापा की है। वो आज फैक्ट्री नहीं गए तो उन्होंने ड्राइवर भैया से कहा कि मुझे कॉलेज छोड़ाए। सही है यार, मैं तो इतनी महंगी कार में पहली बार बैठी हूँ। अरे अब तो बैठते ही रहेंगे। अब तुम मेरी दोस्त बनोगी। काजल और कविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने एडमिशन लिया था। धीरे धीरे काजल और कविता बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। वैसे काजल बहुत ही अमीर घर से थी। उसके पापा राजीव सिंह कई फैक्ट्रियों के मालिक थे, जबकि कविता बहुत ही साधारण घर से थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे, मगर फिर भी उन्होंने पाई पाई जोड़कर कविता का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया था। काजल की अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी अमीरी पर घमंड बिल्कुल नहीं था। फिर एक दिन, कविता जरा सुनना। हाँ, क्या हुआ, बता। देखना ये घड़ी कैसी लग रही है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है। ये मैंने तेरे लिए ली है, जरा पहनकर दिखा। नहीं यार, मैं कैसे इतनी महंगी घड़ी। चुप कर और चुपचाप पहन ले और ज्यादा मत सोच। जब तेरा मन करे तो मुझे भी दे देना कुछ। पर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चल बहानेबाज, अभी मत दे, पर कभी तो दे देना। अच्छा ठीक है। गुजरते वक्त के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बीतता था। और फिर एक दिन, कविता, ये लड़का कौन है यार? इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे। कौन? वो हैंडसम? सच में बड़ा कूल दिखता है यार। उनका नाम आकाश है और वो हमारे सीनियर है पगली। तो क्या हुआ? ओए जरा कंट्रोल में। मैंने सुना है कि बड़ा ब्रह्मचारी टाइप लड़का है। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं, पर वो किसी को घास नहीं डालता। अच्छा, तो तू देख, अब इसकी तपस्या तो काजल नाम की ये अप्सरा ही भंग करेगी। हट बेशर्म कहीं की। आकाश पर काजल का दिल आ गया था। शुरू में उन दोनों में हाय हलो हुई और फिर धीरे धीरे उनमें प्यार भी हो गया। काजल को उसका प्यार मिला तो कविता बहुत खुश हुई। लेकिन फिर एक दिन, काजल,
फाइनल रिजल्ट आते ही मैं यूएस चला जाऊंगा। यूएस? पर क्यों? वहां मेरी प्लेसमेंट हो गई है और जिस कंपनी ने मुझे हायर किया है वो चाहती है कि मैं पहले यूएस में उनके हेडक्वार्टर में 1 साल काम करूं और सीखूं, और फिर वो मुझे इंडिया वापस भेजेंगे। पर मैं 1 साल कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है पगली। अरे तू कब आई? जब तुम दोनों आशिकी फरमा रहे थे। सुन, जाने दे आकाश को, वो वहां नहीं जाएंगे तो जॉब कैसे लेंगे? क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। काजल, बस 1 साल दे दे मुझे, फिर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। ठीक 1 महीने बाद आकाश काजल से विदा लेकर विदेश चला गया। काजल उसे याद करती और हसीन सपने बुनती, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक काजल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका फोन भी बंद आ रहा था। कविता को उसकी चिंता होने लगी तो एक दिन वो काजल के घर ही पहुंच गई। वहां उसका सामना काजल के पिता राजीव सिंह से हुआ। कौन हो तुम और क्या चाहिए? जी मैं वो काजल की दोस्त हूँ, उसे कुछ नोट्स देने आई थी। नोट्स? उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब हो गई काजल की पढ़ाई। पर अभी कैसे? अभी तो लास्ट सेमेस्टर बाकी है ना अंकल। कह दिया ना तो कह दिया, चली जाओ यहां से और दोबारा कभी मत आना। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उदास होकर वहां से जाने लगी, लेकिन घर के बाहर निकलते ही उसकी तरफ एक कागज की बॉल गिरी। कविता ने उस कागज को खोलकर देखा तो लिखावट काजल की थी। मुझे बचा ली कविता, प्लीज। कविता को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन उस वक्त वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर अगले दिन एक औरत घूंघट ओढ़े और हाथ में झाड़ू लिए काजल के घर में दाखिल हुई। किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। असल में घूंघट के अंदर कविता थी, जो काजल के घर में काम करने वाली बाई बनकर आई थी। घर में आते ही उसने काजल को ढूंढना शुरू कर दिया और जैसे तैसे वो काजल के कमरे तक पहुंची गई। लेकिन कमरे का नजारा देखकर कविता हैरान रह गई। काजल का मुंह और हाथ पैर बंधे हुए थे। काजल, ये सब क्या है? किसने किया ये? कविता तू आ गई, भगवान का शुक्र है। कविता, मेरे पापा ने मेरा सौदा कर दिया है। तू तो जानती है ना कि मैं और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते, पर मेरे पापा अपने बिजनेस पार्टनर से मेरी शादी कराना चाहते हैं। वो 55 साल का बुढ़ा है। उसने अपनी पहली पत्नी को मार दिया था और वो मुझे भी मार देगा। हैं? पर तेरे पापा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? उन्होंने उस बुढ़े से बहुत बड़ा लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए, और पैसों के बदले अब वो मुझे सौंपने वाले उस बुढ़े को। इतना कहकर काजल फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कविता तैयार थी अपनी सहेली को इस मुसीबत से निकालने के लिए। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया और अपनी साड़ी उतारकर काजल को पहना दी और खुद काजल के कपड़े पहनकर उसकी जगह बैठ गई। फिर कविता की जगह काजल आराम से घर से बाहर निकल गई। फिर कुछ देर के बाद, कौन है? अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। पर तलाशी क्यों? क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आपने यहाँ किसी लड़की को कैद करके रखा है। इतना कहकर पुलिस कमिश्नर के साथ आए पुलिस वालों ने घर की तलाशी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में कविता उनके साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। असल में राजीव को जैसे ही कविता और काजल के प्लान का पता चला तो उसने कविता को ही अपने गुस्से का शिकार बनाया और उसके साथ मारपीट की। लेकिन अब वो अपना किया भुगतने वाला था। पुलिस ने फौरन राजीव को गिरफ्तार कर लिया। उधर आकाश को जैसे ही इन सब की खबर मिली तो वो भागा भागा यूएस से इंडिया आ गया और फिर कविता ने एक मंदिर में आकाश और काजल की शादी कराई। थैंक यू कविता, अगर तुम ना होती तो। अरे ऐसे कैसे नहीं होती मैं? मेरी सहेली को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर कविता ने काजल को गले से लगा लिया और काजल बस यही सोच रही थी कि जो तोहफा कविता ने उसे दिया है क्या वो कभी उसकी बराबरी कर पाएगी।